फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं गहरे समंदर के बीचों बीच बने एक ऐसे मेंटल हॉस्पिटल की जहां इस दुनिया के सबसे सीवियर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। यहां कुछ छानबीन के लिए 2 डिटेक्टिव आते हैं, लेकिन यहां आके उन्हें कुछ ऐसी सच्चाई पता चलती है जिसे जानने के बाद उनके लिए यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। फ्रेंड्स, 2010 में रिलीज्ड इस मूवी का नाम है शटर आइसलैंड। मूवी की शुरुआत में हम इसके मेन कैरेक्टर टेडी को देखते हैं, जो अपने पार्टनर चक के साथ जहाज से शटर आइसलैंड नाम के एक द्वीप में जा रहा है। दरअसल इस द्वीप में एक मेंटल हॉस्पिटल है जहां से 24 घंटे पहले ही एक पेशेंट भाग गया है और इनका काम ये इन्वेस्टिगेट करना है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद वो पेशेंट इस आइसलैंड से भागने में कामयाब कैसे हुआ। यहाँ हमें पता चलता है कि टेडी और चैक की ये पहली मुलाकात है, यानी दोनों इस केस के सिलसिले में आज पहली बार मिले हैं। यहाँ बातों बातों में चक टेडी से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। जवाब में टेडी बोलता है कि वो शादीशुदा है, लेकिन 2 साल पहले ही उसकी बिल्डिंग में आग लगने से उसकी वाइफ के साथ साथ वहाँ 4 और लोगों की मौत हो गई थी और उस घटना के बाद से वो पूरी तरह अकेला हो गया। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल पहुंचने पर टेडी और चक को पता चलता है कि यहाँ से आने जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है यहाँ का एक बंदरगाह, जिसे पूरी तरह से ये मेंटल हॉस्पिटल ही कंट्रोल करती है। दोनों की मुलाकात यहाँ एक वार्डन से होती है। वार्डन उन्हें समझाता है कि यहाँ जिनका भी ट्रीटमेंट होता है वो सारे ही मानसिक रूप से बहुत कमजोर है, इसीलिए यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, जिससे कि कोई भी कैदी यहाँ से आसानी से ना निकल पाए। हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में एंट्री से पहले वार्डन उन दोनों से ही उनकी गन ले लेता है। साथ ही बोलता है कि इस हॉस्पिटल में 3 वार्ड है। वार्ड ए में मेल और वार्ड बी में फीमेल पेशेंट्स को रखा जाता है और यहाँ के सबसे भयंकर और हिंसक रोगियों को वार्ड सी में रखा जाता है। और मेरे या इस हॉस्पिटल के सबसे सीनियर डॉक्टर की परमिशन के बिना वहाँ किसी का भी जाना अलाउ नहीं है। इसके बाद दोनों इस हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर काउली से मिलते हैं। डॉक्टर उन्हें बोलता है कि कल यहाँ से रेचल नाम की एक पेशेंट भाग गई है, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि किसी का भी यहाँ से निकलना आसान नहीं है। टेडी डॉक्टर से पूछता है कि जो कैदी यहाँ से भाग गई क्या वो बहुत खतरनाक थी। डॉक्टर बोलते हैं हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। दरअसल 2nd वर्ल्ड वॉर के समय रेचल के हस्बैंड की मौत हो गई थी। इस घटना से वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई और एक दिन उसने अपने 3 बच्चों को अपने घर के पीछे बने एक तालाब में डुबो के मार दिया, जिसकी सजा के तौर पे पिछले 2 साल से रेचल का ट्रीटमेंट यहाँ चल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो किसी भी तरह इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि उसके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं है और उसने अपनी एक अलग ही काल्पनिक दुनिया बनाई हुई है कि ये हॉस्पिटल उसका घर है। यहाँ का सारा स्टाफ उसके घर के नौकर, दूध वाला और पेपर वाले हैं। इसके बाद टेडी और चक मामले की छानबीन करने के लिए रेचल के रूम में जाते हैं। वो देखते हैं कि इस रूम की खिड़कियाँ और दरवाजे दोनों ही इतने मजबूत है कि वहाँ से भागना नामुमकिन है। इवन रेचल के दोनों जोड़ी सैंडल्स भी उसी रूम में ही थे। इसका मतलब ये है कि रेचल यहाँ से नंगे पैर ही गई है। तभी टेडी की नज़र वहाँ पड़े एक कागज के टुकड़े पे पड़ती है, जिसमें लिखा है द लॉ ऑफ 4 हु इज 67। लेकिन हॉस्पिटल में किसी को भी इसका मतलब समझ नहीं आता। टेडी उस कागज के टुकड़े को अपने ही पास रखता है और डॉक्टर काउली को बोलता है कि इस हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर्स, नर्स और स्टाफ हैं, जो भी कल यहाँ ड्यूटी पर था, मैं उन सबसे पूछताछ करना चाहता हूँ। अगले दिन उन सभी के साथ बातें करते हुए टेडी को पता चलता है कि एक ऑन ड्यूटी स्टाफ कुछ देर के लिए वॉशरूम गया था। शायद उसी मौके का फायदा उठा के रेचल वहाँ से भाग गई होगी। उनसे बातों के दौरान टेडी को ये भी पता चलता है कि रेचल शिहान नाम के एक डॉक्टर की पेशेंट थी और वो आज ही सुबह कुछ दिनों की छुट्टी लेकर यहाँ से चला गया है। उसी रात सबसे बातें करने के बाद टेडी और चक डॉक्टर काउली के साथ उनके क्वार्टर में जाते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर नॉरिंग से, जो एक जर्मन है और अब वो अमेरिका में आके शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन टेडी को जर्मन्स बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि 2nd वर्ल्ड वॉर के समय टेडी और उसके कई साथियों को जर्मन से लड़ना पड़ा था। इसी वजह से अब बातों बातों में टेडी और डॉक्टर नॉरिंग के बीच बहस होने लगती है और जब टेडी इस हॉस्पिटल के सारे स्टाफ का रिकॉर्ड चेक करने के लिए बोलता है, तब डॉक्टर नॉरिंग उसे मना कर देता है, जिस वजह से टेडी गुस्से में बोलता है तो फिर अभी और इसी वक्त से मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन को रोक दूंगा और सुबह होते ही मैं और चक यहाँ से निकल जाएंगे और इस हॉस्पिटल के बारे में मैं अपनी मर्जी से एक रिपोर्ट बना के अपने हेडक्वार्टर में जमा करूंगा। इसके बाद अपने रूम में पहुंच के चक टेडी से पूछता है, तो क्या सच में हम कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि मैं पहले कभी इस तरह किसी भी काम को अधूरा छोड़ के नहीं गया हूँ। इसका जवाब दिए बिना ही टेडी बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि रेचल यहाँ से अकेले भागी होगी, जरूर यहाँ से भागने में किसी ने उसकी मदद की होगी। उसी रात सपने में टेडी अपनी वाइफ को देखता है।
दरअसल यहाँ आने के बाद से ही अपने आसपास इतने सारे मेंटल पेशेंट्स को देखने के बाद उसे भी अब अजीब अजीब से हेलुसिनेशन होने लगे हैं। कभी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पीछे छोड़ी हुई अपनी यादों में खो जाता, तो कभी अपनी मरी हुई वाइफ डोलोरेस की यादों में। सपने में ही उसकी वाइफ उसे बोलती है कि रेचल इस आइसलैंड से अकेले नहीं भागी है, उसके साथ एंड्रयू लेडिस नाम का एक और आदमी भी है। किसी भी तरह तुम्हें उन दोनों को यहाँ से ढूंढ के निकालना होगा। उसी समय उसकी आंख खुलती है। वो देखता है कि बाहर तेज बारिश हो रही है, इसीलिए अगर वो चाहे भी तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता और मजबूरी में उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखनी पड़ती है। अब दोनों मिलके इस हॉस्पिटल के सारे पेशेंट से पूछताछ करते हैं। अपनी पूछताछ के दौरान टेडी सभी से एंड्रयू लेडिस नाम के एक आदमी के बारे में जरूर पूछता है, लेकिन वहाँ कोई भी इस नाम के आदमी को नहीं जानता। चक उनसे पूछता है कि तुम सभी से लेडीज के बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम उसे पहले से जानते हो? टेडी बोलता है, मैं और मेरी वाइफ जहाँ रहते थे लेडीज भी वहीं पे काम करता था। उसे आग से खेलना बहुत पसंद था। एक दिन उसने हमारी पूरी बिल्डिंग में आग लगा दी, जिस वजह से मेरी वाइफ मारी गई। लेकिन जब उसे अदालत में पेश किया गया तो उसने कहा कि उसके सिर में एक कीड़ा है। ये कीड़ा बार बार उसे इस तरह का काम करने को बोलता है। इसके बाद उसे ट्रीटमेंट के लिए इसी हॉस्पिटल लाया गया था। लेकिन यहाँ आने के कुछ ही दिनों बाद लेडीज यहाँ से इस तरह गायब हो गया जैसे कि उसका कोई अस्तित्व ही ना हो। यहाँ आने के बाद मैंने वार्ड ए और बी बहुत अच्छे से चेक किया, लेकिन वहाँ कहीं भी मुझे लेडीज नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि या तो वार्ड सी में है या वो मारा गया है। चक बोलता है, अगर लेडीज मिल गया तो क्या तुम उसे मार दोगे? टेडी बोलता है, मैं उसे मारने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मैंने अपनी आंखों से बहुत से लोगों को अपनी जान गंवाते हुए देखा है, इसीलिए अब मैं और किसी को नहीं मारना चाहता। चक बोलता है, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं उसे मार देता, और अगर तुम उसे मारना नहीं चाहते तो तुम यहाँ किस लिए आए हो? टेडी बोलता है, लेडीज के गायब होने के बाद मैंने इस आइसलैंड के बारे में रिसर्च किया, जिससे मुझे पता चला कि इस हॉस्पिटल के सारे पेशेंट्स के ऊपर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। उनके ब्रेन को ऑपरेट करके उन्हें वायलेंट बना दिया जाता है और फिर बाद में इन्हीं पेशेंट्स के साथ ये दूसरे देश के साथ जंग लड़ते हैं। लेकिन चक को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता। टेडी आगे बोलता है कि जब वो इस हॉस्पिटल के बारे में कुछ रिसर्च कर रहा था तब उसकी मुलाकात जॉर्ज नॉइस नाम के एक आदमी से हुई थी, जो कभी इस हॉस्पिटल का एक पेशेंट था। जॉर्ज कभी एक होनहार स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन किसी हादसे की वजह से उसे हमेशा भूत दिखाई देते थे। एक दिन तो उसने अपने प्रोफेसर पे ही हमला कर दिया। इसके बाद ट्रीटमेंट के लिए उसे इस हॉस्पिटल में लाया गया। वो यहाँ से 1 साल बाद निकला और सीधे एक रेस्टोरेंट जाके बेवजह उसने 3 लोगों का मर्डर कर दिया। जब उसे अदालत में फिर से पेश किया गया तब उसने बोला कि आप भले ही मेरी जान ले लेकिन मुझे उस हॉस्पिटल में मत भेजना। लेकिन इसके बाद भी उसे फिर से इसी हॉस्पिटल में भेजा गया और अब वो वार्ड सी में बहुत बुरी हालत में है। और उसी से ही मुझे पता चला कि इस हॉस्पिटल में पेशेंट्स पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और मेंटली चैलेंज लोगों पे ये एक्सपेरिमेंट करना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आम लोग इनके ऊपर यकीन नहीं करेंगे। इन सब बातों के दौरान टेडी और चक हॉस्पिटल के बाहर ही टहल रहे थे और अचानक आई तेज बारिश से दोनों भीग जाते हैं। उनके कपड़े गीले होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल स्टाफ का ही ड्रेस पहनना पड़ता है। हम देखते हैं कि उसी शाम डॉक्टर काउली और बाकी सारे डॉक्टर्स इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर बारिश की वजह से इस हॉस्पिटल में पानी भर जाए तो सारे पेशेंट्स को किस तरह से सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जाए। उन सब की बातों से टेडी को ये पता चलता है कि इस हॉस्पिटल के वार्ड सी में 24 लोग हैं और ए और बी में टोटल 42 पेशेंट हैं, यानी सारे वार्ड्स को मिला के टोटल 66 पेशेंट हैं। इसके बाद टेडी डॉक्टर काउली को बोलता है कि आपके डेटा के अकॉर्डिंग तो इस हॉस्पिटल में टोटल 66 पेशेंट हैं, लेकिन रेचल के रूम में मिले उस कागज के टुकड़े में लिखा था कि हु इज 67, जिसका मतलब है कि इस हॉस्पिटल में 66 नहीं बल्कि 67 पेशेंट हैं। हम देखते हैं कि डॉक्टर काउली टेडी की बातों का कोई जवाब दिए बगैर ही बोलते हैं कि रेचल को ढूंढ लिया गया है और अब वो अपने रूम में ही है। ये सुनते ही टेडी और चक जल्दी से रेचल के पास पहुँच के उससे पूछताछ करते हैं कि पिछले 2 दिनों से वो कहाँ थी। लेकिन रेचल उनके सवालों का कोई जवाब दिए बिना ही टेडी को अपना हस्बैंड समझ के उसे गले से लगा लेती है और अगले ही पल वो खुद ही बोलती है कि मेरे हस्बैंड तो मर चुके हैं, फिर तुम कौन हो। लेकिन इस घटना से टेडी को अपनी वाइफ की याद आ जाती है, जिस वजह से थोड़ी ही देर में उसकी तबीयत खराब होने लगती है। डॉक्टर काउली जल्दी से उसे एक मेडिसिन देते हैं, जिससे टेडी को नींद आ जाती है और सोते हुए उसे अलग अलग तरह के सपने दिखाई देते हैं। सबसे पहले वो देखता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद बहुत सारी लाशें इधर उधर पड़ी हुई हैं। साथ ही वो अपने सपने में लेडीज और रेचल को भी देखता है और काफी देर तक उन दोनों से बातें करने के बाद वो अपनी वाइफ डोलोरेस को भी सपने में देखता है। डोलोरेस उसे बोलती है कि लेडीज अभी भी जिंदा है और इस वक्त वो इसी आइलैंड पे है।
कैसे भी हो तुम्हें उसे ढूंढकर मारना ही होगा, क्योंकि उसी की वजह से मुझे भी मरना पड़ा। ये सुनते ही टेडी की आंखें खुल जाती है और अगली सुबह वो चक के साथ बाहर निकलता है। तब वो देखता है कि पिछली रात बहुत तेज तूफान आया था, जिस वजह से बाहर पेड़ गिरे हुए हैं और सारे पेशेंट भी इधर उधर हैं। हॉस्पिटल का सारा स्टाफ सभी पेशेंट को वापस उनके रूम में पहुंचाने में बिजी है। इस मौके का फायदा उठाकर दोनों वार्ड सी में जाते हैं। वार्ड सी में पहुंचते ही दोनों लेडीज को ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में टेडी को वहां जॉर्ज नॉइस दिखाई देता है। जॉर्ज नॉइस वही आदमी है जिसने 2 साल पहले टेडी को इस आइसलैंड के बारे में बताया था। हम देखते हैं कि जॉर्ज के पूरे चेहरे पे चोट के निशान है। टेडी उससे पूछता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की? जॉर्ज बोलता है, तुमने ही तो मुझे मार के मेरी ये हालत कर दी। टेडी उसे बोलता है, तुम परेशान मत हो, मैं किसी भी तरह तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल के रहूंगा। जॉर्ज बोलता है, वो तो तुम कभी भी नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हो? उन्हें सब पता है और वो पहले से ही तुम्हारे ऊपर नजर रख रहे हैं। तुम यहाँ फंस गए हो, यहाँ से तुम अब कभी भी नहीं निकल सकते। लेकिन टेडी को उसकी बातों पे यकीन ही नहीं होता। जॉर्ज उसे बोलता है कि तुम जिस पार्टनर के साथ यहाँ आए हो, क्या तुमने पहले कभी उसके साथ काम किया है? ये एक चाल है जहाँ तुम फंस गए हो। कुछ दिनों बाद इस आइसलैंड में मौजूद एक लाइट हाउस में ले जाके मेरे दिमाग का ऑपरेशन कर देंगे और फिर मुझे मार दिया जाएगा। यहाँ की सच्चाई को ढूंढना और लेडीज को मारना, ये दोनों ही काम तुम एक साथ नहीं कर सकते। तुम्हें इन दोनों कामों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। और हाँ, तुम्हें तुम्हारी वाइफ डोलोरेस को भी भूलना होगा। हम देखते हैं कि टेडी को अपनी वाइफ हर जगह दिखाई देती है और अभी जॉर्ज से बातों के दौरान भी उसे उसकी वाइफ जॉर्ज के पीछे ही खड़ी दिखाई देती है। टेडी जॉर्ज को बोलता है कि मैं किसी भी तरह अपनी वाइफ को नहीं भूल सकता। जॉर्ज बोलता है, फिर तो तुम इस आइसलैंड से कभी भी नहीं निकल सकते। और हाँ, तुम जिसे ढूंढ रहे हो यानी लेडीज, वो यहाँ नहीं है, यानी कि उसे ऑपरेशन के लिए लाइट हाउस ले जाया गया है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि टेडी और चक दोनों वहाँ से निकलकर जंगल के रास्ते लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में चक बोलता है कि मैंने वहाँ के सारे पेशेंट्स की फाइल देखी है, मुझे वहाँ लेडीज का भी एक फाइल मिला है, जिसका मतलब ये है कि लेडीज अभी भी इसी आइसलैंड पे है। और ये फाइल इस बात का प्रूफ है कि यहाँ 66 नहीं बल्कि 67 पेशेंट्स हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर चक आगे जाने से मना कर देता है क्योंकि रास्ता थोड़ा खतरनाक है। इसीलिए टेडी अकेले ही आगे बढ़ता है और जल्द ही उसे एहसास होता है कि वो सही रास्ते पे नहीं है, क्योंकि उसके सामने एक गहरी खाई है। इसीलिए वो वापस लौटता है, लेकिन उसे वापसी के रास्ते पे चक कहीं भी नहीं दिखाई देता। आसपास थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद वो देखता है कि खाई में ही चक की बॉडी पड़ी हुई है। इसीलिए वो किसी तरह खाई में धीरे धीरे नीचे उतरता है, लेकिन जब वो नीचे आता है तब उसे वहाँ चक नजर नहीं आता। वो देखता है कि जिसे वो चक समझकर नीचे आया था वो चक नहीं बल्कि एक पत्थर है। लेकिन वहीं से उसकी नज़र एक गुफा के अंदर जलती आग पे पड़ती है। अब वो किसी तरह उस गुफा तक पहुंचना चाहता है जहां उसे एक औरत मिलती है। टेडी के पूछने पर वो बोलती है कि उसका नाम रिचल है, लेकिन ये वो रिचल नहीं है जिसे वो कुछ दिनों पहले हॉस्पिटल में मिला था। ये औरत बोलती है कि मैं ही असली रिचल हूँ, कभी मैं इस हॉस्पिटल में डॉक्टर थी, लेकिन जब मुझे इस हॉस्पिटल की सच्चाई का पता चला कि यहाँ पेशेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं तो मैंने इसका विरोध किया। तब यहाँ के डॉक्टर्स ने मेरे दिमाग का ऑपरेशन करके मुझे पागल बनाने की कोशिश की। उसी समय से मैं अपनी जान बचाने के लिए इस आइलैंड पे अलग अलग जगहों में छुपती फिर रही हूँ। दरअसल ये लोग नहीं चाहते कि ये खबर यहाँ से बाहर जाए। रेचल आगे बोलती है कि ये सारे ऑपरेशन उसी लाइट हाउस में ही किए जाते हैं और क्योंकि अब तुम्हें भी सारी सच्चाई पता चल चुकी है तो अब वो तुम्हें भी यहाँ से नहीं जाने देंगे। वो किसी भी तरह तुम्हें पागल प्रूफ करके तुम्हें यहीं पे रोकने की कोशिश करेंगे। इसके बाद वो टेडी को पूछती है कि क्या तुमने उनका दिया हुआ कोई मेडिसिन, सिगरेट या कॉफी पिया है? टेडी बोलता है हाँ। रिचल बोलती है तुम्हें वो सब नहीं खाना चाहिए था क्योंकि उसके अंदर उन्होंने मेडिसिन मिक्स किया हुआ है जिसे लेने के बाद तुम्हारे सिर में तेज दर्द होगा और धीरे धीरे तुम्हारे हाथ कांपने लगेंगे। तब टेडी नोटिस करता है कि सच में उसके हाथ उस समय कांप रहे थे। ये रात वहाँ गुजारने के बाद अगले दिन टेडी फिर से हॉस्पिटल वापस आता है। वापस आने पर डॉक्टर काउली उसे बोलते हैं कि तुम जिस काम के लिए यहाँ आए थे वो काम अब खत्म हुआ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। टेडी बोलता है कि हाँ, मेरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई और अब मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। क्या आपने मेरे पार्टनर चक को कहीं देखा है? तब काली उसे बोलते हैं क्या मतलब, तुम तो यहाँ अकेले ही आए थे। ये सुनते ही टेडी सोचता है इसका मतलब है कि इन्होंने चक को पकड़ लिया है और अब उसका भी उस लाइट हाउस में ले जाके ऑपरेशन किया जाएगा। इसीलिए वो चुपके से लाइट हाउस के पास जाता है और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को मार के वो उस लाइट हाउस के अंदर जाता है। लेकिन वहाँ पहुँच के वो हैरान हो जाता है क्योंकि ये जगह तो बिल्कुल खाली है और उस लाइट हाउस की सबसे ऊपरी मंजिल पे डॉक्टर काउली बैठे हुए हैं। लेकिन इस पूरे लाइट हाउस के अंदर उसे चक कहीं भी नजर नहीं आता। टेडी को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है क्योंकि उसके इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक तो यहाँ सारे पेशेंट्स की ब्रेन की सर्जरी होती है और उसका पार्टनर चक भी उसे यही मिलना चाहिए था। डॉक्टर काउली टेडी को अपने सामने रखे एक चेयर पे बैठने को बोलते हैं
हम देखते हैं कि टेडी के हाथ कांप रहे हैं। वो बोलता है मैंने असली रेचल को ढूंढ लिया है। उन्होंने मुझे ब्रेन ऑपरेशन के बारे में सब कुछ बता दिया है। साथ ही मुझे ये भी पता चल चुका है कि किस तरह से मुझे पिछले कुछ दिनों से तुम लोग मेडिसिन देकर पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। डॉक्टर काउली बोलते हैं नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। पिछले कुछ दिनों से नहीं बल्कि पिछले 2 सालों से तुम्हें मेडिसिन दिया जा रहा है और पिछले कई दिनों से तुम इस मेडिसिन को नहीं ले रहे हो। इसी वजह से तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। टेडी बोलता है अच्छा, पिछले 2 सालों से कोई मेरे खाने में मेडिसिन मिला रहा है और मुझे पता भी नहीं चला। डॉक्टर बोलते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल पिछले 2 सालों से तुम इसी हॉस्पिटल में एज अ पेशेंट हो और तुम्हारा यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। टेडी बोलता है आप अब भी सोच रहे हैं कि मैं आपकी इन बातों पे यकीन करूंगा? मैं एक डिटेक्टिव हूँ। डॉक्टर बोलते हैं हाँ, तुम 2 साल पहले एक डिटेक्टिव थे, लेकिन पिछले 2 सालों से तुम यहाँ के 67th पेशेंट हो। डॉक्टर उसे एक पेपर दिखाता है जिसे टेडी को इस हॉस्पिटल में एडमिट करते समय भरा गया था, लेकिन उसे देखने के बाद भी टेडी को डॉक्टर की बातों पे यकीन नहीं होता। वो बस बार बार डॉक्टर से पूछता है कि मेरा पार्टनर चक कहाँ है। डॉक्टर बोलता है ठीक है, फिर मैं तुम्हें दूसरी तरह से समझाता हूँ। डॉक्टर उसे एक बोर्ड दिखाते हुए बोलते हैं कि ये तुम्हारा रूल ऑफ 4 है। हम देखते हैं कि उस बोर्ड पे 4 नाम लिखे हुए हैं, एडवर्ड डेनियल, एंड्रू डेनियल, रेचल सोलांडो और डोलोरस चैनल। डॉक्टर उसे बोलते हैं कि इनमें से 2 नाम तो एग्जिस्ट करते हैं और तुमने इनमें से 2 और काल्पनिक नाम बना लिए हैं। तुमने एंड्रू लेडी से एडवर्ड डेनियल बनाया और डोलोरस चैनल से रेचल सोलांडो बनाया। तुम्हारा असली नाम एंड्रू लेडीज है और तुम्हारी वाइफ का नाम है डोलोरस चैनल। 2 साल पहले तुमने एक क्राइम किया था जिस वजह से तुम्हें सजा देने के लिए यहाँ लाया गया है, लेकिन तुम अपना जुर्म किसी भी तरह कबूल नहीं कर रहे हो। इसीलिए तुमने अपने चारों ओर अपनी एक अलग इमेजिनरी वर्ल्ड बना रखी है जहाँ तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम एक डिटेक्टिव हो और यहाँ तुम अपने एक केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हो। यहाँ तुमने अपने लेडीज नाम को बदल के अपने आप को एडवर्ड डेनियल नाम दिया है। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं तुम्हें तुम्हारे इमेजिनरी वर्ल्ड से कभी भी बाहर नहीं लाता, लेकिन तुम्हारी मेंटल हेल्थ अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कभी कभी तो तुम यहाँ के गार्ड्स पे भी अटैक करते हो, कई बार तो तुम यहाँ के पेशेंट्स को भी मारते हो और 2 हफ्ते पहले तुमने जॉर्ज नॉइस नाम के एक पेशेंट को बुरी तरह मारा है। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने तुम्हें एंड्रू लेडीज नाम से पुकारा था, जो कि तुम्हारा असली नाम है, लेकिन ये नाम तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। उस समय तो तुमने जॉर्ज को लगभग मार ही दिया था, उसे किसी तरह तुम्हारे हाथ से बचाया गया था। इसके बाद हम सभी ने डिसाइड किया कि किसी भी तरह तुम्हारा इलाज करना ही होगा। इसी दौरान टेडी का पार्टनर चक आता है और वो सीधे डॉक्टर काउली के पास आके खड़ा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि चक का असली नाम डॉक्टर शिहान है और चक ही है एंड्रू का असली डॉक्टर। पिछले कुछ दिनों से एंड्रू पर नजर रखने के लिए ही वो उसके साथ उसका पार्टनर बनके घूम रहा था। ये सारी बातें सुन के एंड्रू गुस्से में वहाँ टेबल पे पड़ी एक गन उठा लेता है और डॉक्टर काउली पे गोली चलाना शुरू करता है। हम देखते हैं कि डॉक्टर काउली पे गोली लगने के बावजूद भी वो अभी भी जिंदा है। तब उसे पता चलता है कि ये नकली गन है। अब डॉक्टर और डॉक्टर शिहान दोनों मिलके एंड्रू को उसका अतीत याद दिलाते हैं, साथ ही उसे उसकी वाइफ और 3 बच्चों की तस्वीरें भी दिखाते हैं, जो देखने के बाद कुछ ही देर में उसे सारी बातें याद आ जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि 2nd वर्ल्ड वॉर के दौरान अपने सामने बहुत सारे लोगों को मरता देख एंड्रू दिमागी तौर पे टूट गया। इन यादों को मिटाने के लिए उसने बहुत ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया। एंड्रू के घर पे उसकी वाइफ और 3 बच्चे थे, लेकिन परेशानी की बात यह है कि उसकी वाइफ कई दिनों से मानसिक बीमारी से जूझ रही थी। एंड्रू पूरे दिन इतना नशे में रहता कि उसके पास अपनी वाइफ के लिए समय ही नहीं था। इन सब के बीच एक दिन उसकी वाइफ डोलोरस ने उसके पूरे घर में आग लगा दी, जिस वजह से एंड्रू अपनी वाइफ और 3 बच्चों को लेकर एक नए घर में शिफ्ट हो जाता है। इस नए घर के पीछे एक तालाब था, लेकिन नए घर में आने के बाद भी डोलोरस की बीमारी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन जब टेडी किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था, उसी समय डोलोरस ने अपने 3 बच्चों को घर के पीछे बने एक तालाब में डुबोकर मार दिया। काम से लौटने के बाद एंड्रू देखता है कि डोलोरस उसी तालाब के पास बैठी हुई है और तालाब में उसके 3 बच्चों की लाश तैर रही है। ये देख के वो तुरंत ही अपने बच्चों को पानी से बाहर निकालता है, लेकिन तब तक वो 3 मर चुके थे। गुस्से में एंड्रू अपनी गन निकाल के डोलोरस को मार देता है। इस तरह एक ही पल में उसका परिवार उसकी आंखों के सामने ही खत्म हो गया और इस दुनिया में वो अकेला रह गया। लेकिन उसने अपनी वाइफ को मार दिया, ये बात वो किसी भी तरह मानने को तैयार ही नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे उसने अपनी ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना ली जहाँ उसके कोई बच्चे नहीं थे और उसकी वाइफ उसकी बिल्डिंग में आग लगने की वजह से मारी गई, जो आग एंड्रू लेडीज नाम के एक आदमी ने लगाई थी। और अदालत से जब उसे यहाँ भेजा गया तो उसे लगा कि वहाँ रेचल और लेडीज के केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया है और उसे गुफा में जो रेचल मिली थी वो भी उसकी कल्पना मात्र थी। इस आइसलैंड में पेशेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट वाली बात भी उसी के ही दिमाग की उपज थी।
किसी भी तरह वो बस अपना अतीत भूलना चाहता है, लेकिन वो अपनी इस दुनिया में इतना खो चुका है कि वास्तविक दुनिया में वापस आना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। डॉक्टर कावली और डॉक्टर शिहान ने भी इसमें एंड्रयू की मदद की। इसीलिए पिछले कुछ दिनों से पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टर ने मिलकर उसके इस इमेजिनरी वर्ल्ड में एक्टिंग किया। और हॉस्पिटल में उसने जिस रेचल को देखा था, दरअसल वो भी उसी हॉस्पिटल की ही एक नर्स है। और रेचल के रूम में एंड्रयू को जो कागज का टुकड़ा मिला था वो भी वहाँ डॉक्टर कावली ने ही रखा था, क्योंकि डॉक्टर कावली चाहते थे कि एंड्रयू को अपने इन्वेस्टिगेशन से ही पता चले कि 67th पेशेंट वो ही है। सीन प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं कि डॉक्टर के इस ड्रामा की वजह से एंड्रयू अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड से पूरी तरह से बाहर आ गया है। अब टेडी सभी के सामने सच्चाई कबूल कर लेता है। डॉक्टर कावली उसे बोलते हैं कि 9 महीने पहले भी हमने एक बार तुम्हें पूरी तरह ठीक कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे तुम फिर से अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हो। लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि तुम इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो और अपने इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर आ जाओ। अगली सुबह हम देखते हैं कि एंड्रयू उसी हॉस्पिटल के बाहर सीढ़ियों पर बैठा हुआ है। डॉक्टर शिहान उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं, तो फिर हमें अब क्या करना चाहिए? एंड्रयू बोलता है, हमें इस आइसलैंड से बाहर निकलना ही होगा चक, यहाँ बहुत क्राइम हो रहे हैं। ये सुनकर डॉक्टर शिहान उनसे दूर खड़े कुछ डॉक्टर्स को नाम में सिर हिलाकर उसकी खराब हालत के बारे में जानकारी देते हैं, जिसका मतलब है कि डॉक्टर अपने इतने दिनों की कोशिशों के बाद भी वहीं पे खड़े हैं जहां से चले थे। इसीलिए डॉक्टर अब उसके ब्रेन का ऑपरेशन के बारे में सोचते हैं, क्योंकि अब यही एक रास्ता है जिससे एंड्रयू को शांत रखा जा सकता है, जिससे कि वो किसी दूसरे पेशेंट पे हमला ना करे। उसी समय हम देखते हैं कि डॉक्टर नॉरिंग अपने कुछ स्टाफ के साथ एंड्रयू की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड्रयू भी खड़े होकर डॉक्टर नॉरिंग की तरफ बढ़ता है, लेकिन जाते जाते वो डॉक्टर शिहान को बोलता है कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि बुरा इंसान बनकर जिंदा रहना अच्छा है या सब कुछ भूलकर एक अच्छे इंसान की तरह जीना। उसकी इस बात से डॉक्टर शिहान थोड़े हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर शिहान एंड्रयू को पीछे से बुलाते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। ऐसा लगता है कि एंड्रयू अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है, फिर भी वो चाहता है कि उसके ब्रेन का ऑपरेशन किया जाए, जिससे कि वो अपने काले अतीत को पूरी तरह से भूल जाए। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। जल्द ही मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।